हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम देख रहे थे रीट की शिक्षण विधियां पढ़ रहे थे, रीट एमपी टेट सी टेट 2020 के लिए, जिसमें भी हम हिंदी शिक्षण विधियां पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछली विधि देखी ध्वन्यात्मक विधि जिसके आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए होंगे और आगे भी हम इस तरह के क्वेश्चन भी लाएंगे। और अभी हम पढ़ेंगे आज श्रुति लेखन विधि। आज पढ़ेंगे अपन 3rd नंबर की 2 विधियाँ हमने पढ़ रही थी। श्रुति लेखन विधि, श्रुति लेखन विधि। देखिए इसके भी नाम से हर चीज़, जैसा कि मैं कहता आ रहा हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें नाम से ही क्लियर हो जाती हैं। इसके नाम से भी आपको पता चल रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं श्रुति की बात की जा रही है, लिखने के लिए बात की जा रही है। श्रुति मतलब सुन के बात की जा रही है। तो देखिए श्रुति लेखन में क्या होता है कि एक शिक्षक अपने बालक से, जैसे कि हमने अनुकरण विधि पढ़ी, तो इसमें एक शिक्षक क्या करता है कि कोई 20 कठिन शब्द या कोई 20 कठिन वाक्य पाठ्यक्रम के या उसे जो अच्छे लगते हैं, जो रोजाना यूज में होते हैं, उस तरीके के 20 शब्द लेके आता है और बालक को बोलता है। बालक को 20 कठिन शब्दों को उच्चारण करता है, शिक्षक उच्चारण करता है और बालक उनको लिखने की कोशिश करता है, यह लिखता है। फिर शिक्षक क्या करेगा, एक एक बालक की, यानी बालक ने कोई 20 कठिन शब्द जो लिए थे वो लिखे। अब लिख के शिक्षक एक एक बालक की कॉपी लेगा और उनको चेक करेगा। जो शब्द गलत होगा उसको गोला करेगा और उसको सही लिख के कहेगा बालक से कि इसको आप कम से कम 10 या 15 बार लिखो। इससे क्या होगा कि बालक में एक तो लिखने की, शुद्ध उच्चारण की और शुद्ध लिखने की जो प्रवृत्ति है वो पैदा हो जाएगी। तो श्रुति लेखन विधि क्या है, ये प्राथमिक कक्षाओं से लेके उच्च प्राथमिक तक की सारी कक्षाओं के लिए एक अच्छी विधि है। हम छोटे बच्चों को भी और बड़े बच्चों के लिए भी इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो इस विधि में हम श्रुति लेखन विधि में लिखना शुरू करेंगे, लिखेंगे। भाषा शिक्षण में जब एक शिक्षक सभी बालक को शुद्ध शब्द लेकर लिखने सिखाने का प्रयास करता है, शुद्ध शब्द लेखन सिखाने का प्रयास करता है, तो इसके लिए वह पाठ के किसी अंश या 20 कठिन शब्दों का चुनाव करता है तथा स्वयं उन शब्दों को शुद्ध रूप से उच्चारित करता है एवं बालक सुनने के आधार पर शुद्ध रूप से लिखने का प्रयास करता है। शिक्षक पहले क्या करेगा कि शुद्ध उच्चारण करेगा, बालक शुद्ध सुनेगा, शुद्ध उच्चारण करेगा, शुद्ध लिखने का प्रयास करता है। इसके बाद शिक्षक स्वयं प्रत्येक बालक की, जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक बालक की उत्तर पुस्तिका की जांच करता है और गलत पाए जाने पर उस पर गोला लगाता है और शुद्ध शब्द लिखता है। फिर उन शब्दों को कम से कम 10 बार लिखने के लिए बालक को कहता है प्रेरित करता है। ऐसा करने से बालक में शुद्ध शब्द लेखन का विकास होता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया, इस विधि के कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं। तो इस विधि के अपन गुण लिखेंगे। नंबर 1 गुण में लिखेंगे, गुण नंबर 1 मनोवैज्ञानिक विधि है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। नंबर 2 बालकों में भाषा शुद्धता का विकास होता है। बालक में श्रवण कौशल का विकास एवं लेखन कौशल का विकास होता है। अब इसके भी दोष हैं। देखिए दोष क्या हो सकता है, देखते हैं दोष क्या हो सकता है। नंबर 1, जैसे जैसे शिक्षक बोलेगा बालक लिखेगा, एक एक बच्चे की कॉपी चेक करेगा, तो एक तो पक्का है कि समय अधिक लगेगा, ठीक है। और इसके लिए शिक्षक योग्य भी होना चाहिए। जो शिक्षक है, शिक्षक का योग्य होना भी बहुत जरूरी है। अगर शिक्षक ही योग्य नहीं होगा, शिक्षक ही चेक नहीं कर पाएगा कि सही लिखा है कि गलत लिखा है, तो लिखेंगे इसमें दोष में समय अधिक खर्च होता है, योग्य शिक्षक का अभाव पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट विधि देख रहे हैं, व्याकरण अनुवाद विधि। नेक्स्ट विधि अपन कौन सी देखेंगे, 4th नंबर पे है व्याकरण अनुवाद विधि।
देखिए इसमें व्याकरण आ रहा है, तो व्याकरण का काम क्या होता है, किसी चीज़ को शुद्ध लिखना। व्याकरण, अब इसमें देखते हैं कि हम व्याकरण अनुवाद विधि में है क्या, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या है। शिक्षक तो देखो सब में होगा और बालक भी होगा, तो इस विधि का कब उपयोग करेगा, एक शिक्षक इस विधि का कब उपयोग करेगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस विधि को शिक्षक जब उपयोग करेगा जब बालक को किसी अन्य भाषा को सिखाना है, किसी दूसरी भाषा को सिखाना है, तो उस भाषा को सिखाने के लिए उसका क्या है कि अपनी मातृभाषा में उसका पहले अनुवाद करेगा। हिंदी, जैसे कि हम हिंदी हैं तो हिंदी जैसे कि दूसरी भाषा सीखनी है हम, तो उसका पहले हम हिंदी में अनुवाद करता है। कोई भी शिक्षक, आपने इंग्लिश पढ़ते वक्त छोटी क्लासों में देखा होगा या पढ़ाते वक्त, तो हम बालक को जब इंग्लिश सिखा रहे होते हैं तो उसका अनुवाद हिंदी में करते हैं। इस विधि का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, देखिए रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने किया था। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, तो इस विधि को हम भंडारकर विधि भी कहते हैं, भंडारकर विधि भी इसे कहते हैं। कौन सी विधि भी कहते हैं इसको, भंडारकर विधि भी इसको कहते हैं। तो इसमें देखेंगे कि भारत में बहुत सारी अलग अलग भाषाएं सिखाई जाती हैं, तो ज़्यादातर जो भाषाएं सीखी जाती हैं ना, इसी विधि के माध्यम से सिखाई जाती हैं। अच्छा, इसमें लिखेंगे, लिखिए, हेडिंग डालिए, व्याकरण अनुवाद विधि। अन्य भाषा सिखाते समय एक शिक्षक इस विधि का उपयोग करता है, जिससे सबसे पहले वह अन्य भाषा की विषय वस्तु को बालक की मातृभाषा में अनुवादित करता है। जैसे मैंने बताया कि अंग्रेजी सिखाते समय हमारी जो हिंदी मातृभाषा है तो हम उसमें अनुवाद करते हैं, और अनुवाद करते समय अन्य भाषा के व्याकरण का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले भारतीय परिवेश में इस विधि का उपयोग दक्षिण भारतीय शिक्षा शास्त्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने संस्कृत भाषा को सिखाते समय किया था, इसलिए इनके नाम पर इस विधि को भंडारकर विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि भी कहते हैं, भंडारकर विधि। अब इसमें थोड़ा सा स्टेप बदल के लिखें। भारत देश में इस विधि के द्वारा फ्रेंच, जर्मन, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, लैटिन, संस्कृत भाषाओं को सिखाने में किया जाता है। तो देखिए हमने समझा कि व्याकरण अनुवाद विधि, और इसमें समझा कि हमें दूसरी भाषा जब सीख रहे होते हैं तो इसका जो अनुवाद है वो हिंदी या मातृभाषा में करते हैं, और बालक को दूसरी भाषा है जो सेकंड लैंग्वेज है उसको हम सिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जा सकता है, या क्वेश्चन दे दें और इसमें व्याकरण अनुवाद विधि की जगह हम भंडारकर विधि का भी उपयोग कर सकते हैं, इसका भी उपयोग हो सकता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखना है हमें रसास्वादन विधि, 5th नंबर पे देखना है रसास्वादन विधि। देखिए जैसे कि रसास्वादन विधि, नाम में ही रस, कुछ ना कुछ रस दिखाई दे रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं मज़ा आएगा, कहीं ना कहीं एक मज़ा आएगा, रस आएगा। तो देखिए रस, जब हमारे सामने कोई कहता है गुलाब जामुन तो मुंह में पानी, रस आ जाता है ना, ऐसे इस विधि में भी रस आ जाता है। तो देखिए इस विधि में क्या होता है कि जब बालक को, ये विधि हमें बालक को पद्य सिखाते समय काम में ली जाती है। तो इस विधि का पद्य जब सिखा रहे होंगे, कोई कविता सिखा रहे होंगे, तो शिक्षक क्या करता है कि किसी कविता को गा गा कर, क्या करके बेटे, गा गा कर क्लास में गाएगा, बच्चों को सुनाएगा, फिर बालकों से भी उसी में अनुवाद करवाएगा, बालक भी गाएंगे। जब शिक्षक भी गाएगा, बालक भी गाएगा, तो क्लास में रस तो अपने आप आ जाएगा। तो बच्चे ध्यान रखना है कि जहाँ रसास्वादन है, जहाँ कहीं ना कहीं गाने बजाने की बात चल रही है, कविता की बात चल रही है, कविता पाठ की बात चल रही है, तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो हमें नाम से याद रखने की कोशिश करनी है। देखिए ऐसा नहीं है, रटने की कोशिश नहीं करनी है, समझने की कोशिश करनी है। किसी भी भाषा को, किसी भी सब्जेक्ट को रटा नहीं जा सकता, समझा जा सकता है। आप रटने की कोशिश करोगे कितना, 1 पेज, 2 पेज, 10 पेज, 100 पेज, 500 पेज, लेकिन हमें एक बड़े एग्जाम की एक बड़ी तैयारी करनी है, तो हमें समझना ज़्यादा है, रटना कम है। जब हमें नाम से ही समझ में आ जाएगा तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए रसास्वादन विधि में लिखिए, भाषा शिक्षण में
जब एक शिक्षक, भाषा शिक्षण में जब एक शिक्षक विषय पद्य पाठ, किसी विषय पद्य पाठ कविता को पढ़ाता है तो वह सबसे पहले उस कविता के शब्दों का अर्थ बताता है और फिर उसके बाद उसके भावों का स्पष्ट करता है और उसके बाद उसके भावों को स्पष्ट करता है तथा अंत में कविता को कविता के तरीके से गा कर सुनाता है। तब सभी बालक भी शिक्षक का अनुकरण करते हैं और कविता को गाने लगते हैं जिससे कच्चा का वातावरण कविता में हो जाता है और कविता के असली रस की अनुभूति होती है। इसलिए इस विधि को रसास्वादन विधि कहते हैं। और देखिए कविता में क्या है कि हम जब अंत में कविताएं पढ़ते हैं और इसको पाठ पढ़ाते समय इसका उपयोग सबसे अंत में होने के कारण इसे उपसंहार विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उपसंहार विधि भी कहते हैं। तो लिख लें स्टेप बदल के, कविता पढ़ाते समय इसका उपयोग सबसे अंत में होने के कारण इसे उपसंहार विधि भी कहते हैं। देखिए आज के लिए इतना सा ही पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूँ इसलिए मैं छोटी क्लासेस लाने की कोशिश करूँगा। और देखिए 2 दिन क्लास नहीं आ पाई उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं MP टेट, C टेट, रीटेट सबके लिए जो भी टीचर के संबंधित किसी भी स्टेट का या किसी का एग्ज़ाम होता है उस सब के लिए साइकोलॉजी, शिक्षण विधियाँ, मैथ, साइंस और सारी कोशिश करूँगा सारी सब्जेक्ट लाने की बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से। अभी पेपर होने में थोड़ा सा टाइम है, आपके पास टाइम है, टाइम मैनेजमेंट करके पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।